देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि स्कूल शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के काम में तेजी लाएं। स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में परस्पर तालमेल हो और जरूरत के मुताबिक संयुक्त कार्यक्रम व योजनाएं बनाई जाएं। बच्चों को रोजगार परक शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए विभाग प्राथमिकता से कार्य करे। सीएम डॉक्टर यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में सीएम यादव ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल और शिक्षा से जुड़े सभी विभागों की संयुक्त बैठक बुलाई जाए और कार्यक्रमों व योजनाओं की समीक्षा कर उसमें सुधार व बदलाव के लिए काम किया जाए। सड़कों की क्वालिटी से समझौता नहीं, मनरेगा मजदूरों की बढ़ेगी मजदूरी। इसके पहले ग्रामीण विकास विभाग की भी समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनने वाली सड़कों की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह कि सीएम मोहन यादव एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा से हमारे साथ ब्रजराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, नीलाभ शुक्ला हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, आलोक सिंघई जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रजराज जी आपके पास आऊंगी। सीएम मोहन यादव का एक्शन मोड नजर आ रहा है शिक्षा को लेकर, जैसे कि वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल वो शिक्षा को बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इतना बड़ा जनादेश हमको प्राप्त हुआ है कि हमें अगर हम कार्य करके नहीं देंगे, डिलीवरी नहीं देंगे, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम ऐसी पार्टी हैं जो कि हमेशा ये ध्यान रखती है कि डिलीवरी जरूर होनी चाहिए। जो भी हमने संकल्प लिए हैं, जो भी हमने वायदे किए हैं, जो मोदी जी की गारंटी जो हमने दी है जनता को, उनको पूरा करना है। तो शिक्षा एक जो मूलभूत व्यवस्था है किसी भी देश की, उसको मजबूत करेंगे, उसको अच्छे से लागू करेंगे, सही लोगों को सही शिक्षा प्राप्त हो जिससे वो रोजगार उन्मुख हो। नौकरी जो है वो नौकर बनाती है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि लोग डेवलप हों, योग्य हों और योग्य होके खुद नौकरी क्रिएट करें। ऐसी यही भारत देश की जो परंपरा रही है पुरानी, उसमें यही आपने देखा होगा कि भारत देश कभी नौकरी व्यवस्था वाला देश नहीं रहा, हमेशा से उद्योग वाला देश रहा, व्यापार वाला देश रहा है। हमने पूरी दुनिया में व्यापार किया है। तो हमारा माननीय मोदी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़ी कार्य योजना लागू की थी, जिसका अलग अलग स्तर पर बहुत बड़ा एक देखने को मिला बदलाव। बिल्कुल, पुरानी सरकारों ने ITI पे बहुत काम किया। जो लोग 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन करते थे, फिर उसके बाद तय करते क्या करना है, लेकिन आज ये व्यवस्था है कि 10th के बाद ही ITI के थ्रू टेक्निकल नॉलेज को लेकर, टेक्निकल डिग्रियों को लेकर लोग रोजगार में चले जाते हैं, लोग रोजगार उत्पन्न करते हैं। तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसका बिल्कुल ध्येय जो है, वो उद्देश्य जो है क्लियर है कि जैसे हमने कहा था कि हम हर व्यक्ति को रोजगार दिलवाने का कार्य करेंगे, तो ये शिक्षा नीति लागू होने के बाद में उसी तरफ मध्य प्रदेश बढ़ने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर शिक्षा नीति लागू होती है, बच्चों को उचित शिक्षा मिलेगी तो रोजगार के अवसर भी अपने आप बनने लग जाएंगे। नीलाभ शुक्ला जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि सीएम यादव ने कहा कि स्कूल शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करें, तो आपको क्या लगता है ये उनका जो कदम है सराहनीय है? इसमें क्या क्या चुनौती आने वाली है? देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी की संख्या 2021 में 5.3 करोड़ थी, जो बढ़ते बढ़ते 2030 में बढ़कर लगभग 8.45% पार हो चुकी है। जी 2 करोड़ नौकरियों का तो महज जुमला साबित हो गया। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने की मोदी जी ने कहा था, मोदी जी की गारंटी, जिसका भी बहुत ढिंडोरा पीटा जा रहा है। मोदी ने 2014 में गारंटी दी प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो एक जुमला साबित हुई। लगातार देश और प्रदेश बेरोजगारी की मार झेल रहा है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और बहुत ज्यादा भयावह है। सरकारी नौकरियों में भर्तियां बंद है। जो भर्तियां आयुष, उसके बाद तमाम घोटाले जो 18 सालों में हुए, व्यापम घोटाला, आयुष भर्ती घोटाला, नर्सिंग भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, वन रक्षक भर्ती घोटाला, शिक्षा कर्मी भर्ती घोटाला, प्रोफेसर भर्ती घोटाला, जहां भी भर्ती की बात आती है वहां घोटाले हो जाते हैं। तो नौकरियों की स्थिति घोटालों की वजह से भी बहुत ज्यादा भयावह स्थिति हो रही है। बाहरी निवेश, प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं जो बाहरी निवेश आ जाए। तो निजी क्षेत्रों में नौकरी,
निजी, बजराज जी सुनिए शांति से, उत्तेजित मत हुआ कीजिए, कोई बात करने बैठे हैं, अपन चर्चा कर रहे हैं, अब उत्तेजित हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो अब निजी क्षेत्र की, चूंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि निजी क्षेत्र यहाँ निवेश करे, तमाम इन्वेस्टर मीट यहाँ पर करी गई, उसके बावजूद भी निजी क्षेत्रों का निवेश यहाँ पर नहीं हुआ, तो निजी क्षेत्रों में रोजगार का अवसर भी न्यूनतम है। तो स्थिति अब देखिए, शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाना चाहिए। देखिए हम विपक्ष है, लेकिन हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रदेश से बेरोजगारी खत्म हो, जो पिछले 18 सालों में नहीं हुआ, सिर्फ जुमले होते रहे, भर्तियों में घोटाले होते रहे, मोदी जी के 2 करोड़ के जुमले चलते रहे, इस तरह के जुमले ना हो, पर एक ठोस काम हो। ठीक है नीलाभ जी, जैसा कि आपने कहा कि 18 साल में घोटाले होते रहे, रोजगार में घोटाले, 18 साल के पहले जो सरकार थी उन्होंने रोजगार में क्या क्या किया, मैं वो भी जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि यहाँ भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी बैठे हैं, मैं चाहती हूँ आप अपनी उपलब्धियां भी उन्हें गिनाएं साथ में। एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपने 18 साल के पहले की बात बताएं, हिंदुस्तान में जब आजाद देश हुआ था। नहीं, हिंदुस्तान आजाद तक नहीं जाना है हमें, केवल 18 साल के पहले वाली जो स्थिति थी बस वो जानना चाहते हैं। आप शांति सुनेंगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल सुनने के लिए बैठे। आप एंकर हैं, आप शांति सुनिए, बिल्कुल शांति से सुनने के लिए दबाव बैठे। मत बनाइए, दबाव मत बनाइए अनावश्यक रूप से। देखिए मैंने आपसे कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जारी रिपोर्ट 2021 में उसकी कितनी थी, 5.3, वो बढ़ते बढ़ते कितने हुई, 8.45, मतलब लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही जी। तो पहले तो कमी थी ना, मैंने आपको आंकड़े बताए। तो अब मैंने कहा हम सकारात्मक विपक्षी भूमिका अदा करें। हम चाहते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी समाप्त हो, और जो अपने मुख्यमंत्री जो योजना ला रहे हैं, हम चाहते हैं मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी यही कहा कि आपने जो काम किए हैं वो उपलब्धियां भी गिनाई है ताकि वो चुप हो सके। मैंने तो आपकी उपलब्धियां गिनाने के लिए ही कहा आपको। देखिए मेरी बात सुनिए, आप जिस स्कूल में आप और मैं पढ़े, और जिस सरकारी संस्थान में आपके मेरे माता पिता ने नौकरी करी, जिसकी पेंशन आज तक पा रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है। तो आप ये मत कीजिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, जिसकी पेंशन आपके माता पिता मेरे माता पिता। नीलाभ जी ये आपके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छी बात बता, मेरे माता पिता, आपके माता पिता जिन्होंने सरकारी संस्थानों में नौकरी करी, अपनी सेवाएं दी, जिसकी पेंशन आज तक पा रहे हैं, तो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। जिस स्कूल में आप पढ़ी, जिस स्कूल में मैं पढ़ा, जिस विश्वविद्यालय में आपने डिग्री ली, जिस विश्वविद्यालय में मैंने डिग्री ली, किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। इतने सारे अस्पताल खुले, इतनी सारी सड़कें बनी, इतने सब कुछ कांग्रेस की देन है। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास पूरा होंगे। धर्मिष्ठा जी, इन्होंने कहा सब कुछ कांग्रेस की देन है। अगर सब कुछ कांग्रेस की देन होती तो ये जनता इनको इस तरह से नकारती नहीं जी। दूसरी बात, थोड़ा अपडेट रहा करें नीलाभ जी। 3.2 जो है भारत देश की आज की डेट में बेरोजगारी जो वो है दर है, और इसमें लगातार गिरावट आ रही है। इनके पास जो आंकड़े हैं वो किस संस्था ने जारी किए हैं उस पर ये थोड़ा जोर दें तो मैं चर्चा करके बताऊं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, आप अगर पढ़ते होंगे तो ये आंकड़े देती, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक संस्था है जो अधिकृत आंकड़े देती है। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, अनावश्यक रूप से बहस कर रहा हूँ आपसे, सम्मान। सकारात्मक अब हो गया हो तो मैं बोल लूं, सकारात्मक विपक्ष की आपको ना जानकारी होती कि सकारात्मक विपक्ष क्या होता है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, तो अभी 3 दिन पहले भारत देश में कानून के नाम बदले हैं और गुलामी की जो हमारी निशानियां थी उनको मिटाने का काम किया है, तो विपक्ष साथ में खड़ा होता जी। विपक्ष को धर्मिष्ठा जी पता ही नहीं है करना क्या है। एक भारत जोड़ो यात्रा की तो 3 प्रदेश हार गए, अब पता नहीं किसको न्याय दिलाने के लिए भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। जो आज परिस्थितियां हैं ये कांग्रेस की ही देन है। इन्होंने कहा सड़कें हमने बनाई, अस्पताल हमने बनाए। मैं एक सवाल पूछता हूं नीलाभ जी से कि 100 व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से जो सड़कें होनी चाहिए थी क्या वो आपने बनाई? जो 100 व्यक्तियों के हिसाब से, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो अस्पताल होने चाहिए थे क्या आपने बनाए? क्या 100 व्यक्तियों के हिसाब से जो जरूरत के स्कूल थे क्या आपने बनाए? नहीं बनाए। आपने पीएचडी की भ्रष्टाचार में, मैं ये नहीं कह रहा कि शुरुआत से लेकर आखिर तक की सरकारें खराब थीं, लेकिन इनको डिलीवरी का मतलब नहीं पता है, इनको एग्जीक्यूशन का मतलब नहीं पता है। अगर ये एग्जीक्यूशन में माहिर होते तो इनकी बहुत सारी स्कीमें हमने एग्जीक्यूट की हैं, जिसका हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि भाई हमने आपकी स्कीमें लागू की हैं, लेकिन आप लागू नहीं कर पाए थे,
हमने लागू की हैं और उनके रिजल्ट आज आप देख सकते हैं। जीएसटी का मैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में कहता हूं कि माननीय मोदी जी के स्टेटमेंट पे लोग बहुत कहते हैं कि जीएसटी का विरोध करते थे। उन्होंने कभी जीएसटी का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी को अगर लागू करना है तो आप पहले इंटरनेट को, एक हाई स्पीड इंटरनेट को पूरे देश में जाल बिछा दीजिए, उसके बाद लागू कीजिए। और मोदी जी ने वही किया। आज जीएसटी जिस तरह से लागू है, जिसका ये विरोध करते हैं, ये विरोध इसलिए करते हैं उस जीएसटी का क्योंकि उस जीएसटी में भ्रष्टाचार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। क्या आपने सुना कि आज तक एक भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन हुआ हो? क्या आपने सुना कि एक भी जीएसटी की रिटर्न ऑफलाइन भरी जाती हो? धर्मिष्ठा जी, एक बहुत बड़ा अमूलचाल परिवर्तन आया है इस देश के अंदर जीएसटी के थ्रू, और उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इनकी एक स्कीम थी मनरेगा। मनरेगा में ये क्या करते थे, इनके मंडल अध्यक्ष हो या जिस तरह के भी कार्यकर्ता हो या सरपंच हो, एक दिन गड्ढा खुदवाते थे, उसके पैसे देते थे, दूसरे दिन उसको भरवाते थे, उसके पैसे देते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम तालाब खुदवा रहे हैं, उसी से सड़कें बनवा रहे हैं। ये अंतर होता है नीति का, नियत का और नेतृत्व का। हमारा नेतृत्व, धर्मेश जी एक बात कंप्लीट होने दीजिए बस। जी बिल्कुल। हमारा नेतृत्व बहुत ही क्लियर है। परफॉर्म और पेरिश, जो लोग काम कर सकते हैं उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है टारगेट ओरिएंटेड काम करिए, जनता तक, जनता को जो गारंटी दी गई है उनको पूरा करने में सहयोग कीजिए, दरवाजे तक जाइए जनता के। अंत्योदय का जो हमारा नारा है वो नारा नहीं है, हम जुमले नहीं देते हैं। ये कहते हैं जुमले, हम जुमले नहीं कहते हैं। तथ्यों को तोड़ मोड़ कर जुमले बना देना अलग बात है। अगर हमारी जनता, हमारी 9 साल की केंद्र की सरकार ने, 18 साल यहाँ की सरकार ने कोई कार्य नहीं किया होता तो हमको ये जनादेश नहीं मिला होता। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रजराज जी, पुनः आऊंगी आपके पास। आलोक सिंह जी, आपके पास आऊंगी। स्कूल में शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जल्द लागू करने के सीएम मोहन बात कर रहे हैं। क्या क्या चुनौतियां आने वाली है और इस शिक्षा नीति को लागू करने का क्या लाभ मिलने वाला है? धर्मिष्ठा जी, बहुत अच्छा प्रयास है ये। दरअसल में देश को का विजन बदलने की जरूरत है। अभी तक जो सरकारें चलती रही हैं या कांग्रेस की जो फिलॉसफी थी, जिसको विचार कहते हैं, वो विचार ने पूरे देश में अराजकता पैदा कर दी थी। और लगातार आप एजुकेशन को देखें तो केवल ये था डिग्रियां लेते जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सारी रिसर्च भर दो, फाइल कर दो, और उसका कोई उपयोग नहीं था। देश की उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत थी। अब जैसे जब मोदी जी कहते हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, तो वो बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास में। अब वो कहां से आएगा? तो उसके लिए हमें एंटरप्रेन्योर्स पैदा करना पड़ेंगे। हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि उनका एजुकेशन जो है कुछ ना कुछ सार्थक चीज को प्रोड्यूस करे। स्टेट की इकोनॉमी बढ़ाना है तो हम क्या प्रोड्यूस करें, कैसे बनाएं, उसके लिए क्या ढांचागत विकास करें, इस पे शिक्षा पे जोर देना पड़ेगा। तो मोहन यादव जी जब हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे तब उनने हायर एजुकेशन में ये प्रयास किए थे, और अब जब शिक्षा नीति लागू हो रही है, उनके समय में भी लागू हो गई थी वो, और उस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। दरअसल में शिवराज जी को भी ये कहा गया था कि मास एजुकेशन करें, तो मास एजुकेशन में उन्होंने कहा कि साहब जन संवाद करने लगे वो, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाए उस चीज को। दरअसल में जन संवाद के लिए आपको पब्लिक को शामिल करना पड़ेगा। अब जैसे स्कूलों में, स्कूली शिक्षा में बात की जाएगी तो सरकारी स्कूलों में तो बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं, मेजॉरिटी में तो बच्चे बड़े स्कूलों में पहुंच गए, प्राइवेट स्कूलों में पहुंच गए। तो अब चूंकि वो मुख्यमंत्री है, अब शिक्षा मंत्री तो है नहीं, तो अब उनके ऊपर सबसे ज्यादा जवाबदारी है कि वो मास एजुकेशन को कैसे लागू करें, कैसे बताएं, जनमानस को कैसे बताएं कि हमें एजुकेशन में क्या करना है और उसका टारगेट क्या होना चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज है, उन्होंने पहल की है। धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि स्कूल अकेले से बात नहीं बनेगी, हमें इसमें बड़े पैमाने पर बात कहना पड़ेगी। तो सबसे बड़ी चीज, मुख्यमंत्री यदि ये बात कह रहा है तो बहुत अच्छा संकेत है कि कम से कम लोग उसमें शामिल हो, उनको मालूम चले कि हम एजुकेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। दरअसल में पूरा विजन बदलने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरा विजन बदलने की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था को एक्चुअल में मजबूत करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नीलाभ जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि आप कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं कांग्रेस, तो मैं सकारात्मक भूमिका के तहत ही आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप राय देना चाहेंगे सीएम मोहन को कि इस नीति में और क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? अभी सिंह साहब की बात बड़ा ध्यान से सुन रहा था, बड़ा वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। इस सरकारी स्कूलों में लोग कम पढ़ रहे हैं, सब प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह को समझना पड़ेगा। एक भारी भरकम फीस जो आम आदमी वहन नहीं कर पाता, उसके बाद भी अपना पेट काट कर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि सरकारी स्कूलों में जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए, सरकारी स्कूल का भवन, टीचर्स का स्टाफ, पानी, बिजली,
अन्य चीजें जो सरकारी स्कूल में होने, ताकि लोग सरकारी स्कूल में जाने, अपने बच्चों को भर्ती कराने के में खुशी जाहिर करके हमारे बच्चे पढ़ेंगे। उन्हें लगता है हमारा एजुकेशन हो नहीं पाएगा, तो सबसे पहले हमें जो सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, इनकी शिक्षा व्यवस्था जो जर्जर हो चुकी है, इसको डेवलप करना पड़ेगा, ताकि लोग सरकारी स्कूल में जाना पसंद करें। वो कोई शौक से नहीं जाता है महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ाने के लिए। आपकी स्कूलों की व्यवस्था ही ऐसी है, न टीचर्स रहते हैं, न फर्नीचर है, न लाइट है, न भवन है। कितने सालों के बाद आप बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन आज भवन शिक्षा स्थिति कैसी सरकारी स्कूल, तो वो सबसे बड़ा समस्या है। हमने बहुत अच्छी बात करी कि लोग प्राइवेट स्कूलों में क्यों जा रहे हो, हमें उस वजह को खोजना होगा। सबसे पहले बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरा सवाल अभी भी यथावत बना हुआ है, जैसा मैंने जो सवाल पूछा था आपसे जी, कि आप शिक्षा नीति में सीएम मोहन यादव को क्या राय देना चाहते हैं, और विपक्ष के तौर पर कि इसमें और ये बदलाव हो सकते हैं या ये चीज और जोड़ी जा सकती है जिससे मैंने शिक्षा नीति के मैंने यही कहना चाहता हूँ, सरकारी भवनों की स्थिति ठीक करे, टीचर्स का स्टाफ बढ़ा। मैं सलाह ही दे रहा हूँ, जो आप लोग का जवाब दे रहा हूँ। वहां पर जो पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, ताकि लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजना में अपना गर्व महसूस करें, ये नहीं कि प्राइवेट स्कूलों में भेजना पसंद करें। दूसरी बात, जो जिस भर्ती के लिए बच्चा तैयारी करता है, उस भर्ती में घोटालों पर रोक लगे। जो लगातार भर्तियों में, जैसे बड़ा सवाल है, देखिए आप नर्सिंग के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, नर्सिंग भर्ती की तैयारी करते हो, जाके वहां जाते तो नर्सिंग भर्ती में घोटाला हो जाता है। पटवारी भर्ती की तैयारी करते हैं, वहां घोटाला हो जाता है। इस पर भी रोक लगाना आवश्यक है। मैं सकारात्मक विपक्षी भूमिका अदा कर रहा हूँ, जो होता आया वो अब न हो। हम यही उम्मीद करते हैं नई सरकार जो अब तक इतने सालों में होता आ रहा है, भ्रष्टाचार या घोटाले जो भी हो रहे हैं, जिस भी सरकार में हो रहे हैं, वो अब ना हो। ब्रजराज जी। धर्मिष्ठा जी, मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। बिल्कुल, कि इनका जोर नीलाभ जी का बहुत ज्यादा है इसके ऊपर, कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल जी, और दूसरा ही बार बार एक ही बात कर रहे हैं, नौकरी और नौकरी के संबंधित घोटाले। ये सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में जो एग्जाम्स होते हैं उसके घोटाले की बात। बिल्कुल। मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। सलमान खुर्शीद इनके नेता थे। इस देश में अगर प्राइवेट की शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन करने का जिसका कार्य है, उसमें सलमान खुर्शीद का बहुत योगदान है जी। और ये 18 सालों में प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, ये उससे पहले से चल रहा है। बिल्कुल। इसलिए प्राइवेट स्कूल कोई भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो आज भी इतने सारे स्कूल चलाती है अलग अलग क्षेत्र में, जो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं, और बहुत बड़ा सेटअप के साथ में हमने बचा रखा है। हम नहीं होते तो अब तक तो शिक्षा का इस्लामीकरण या क्रिश्चियनाइजेशन हो चुका होता जी। दूसरी बात, कहाँ की बात कहाँ ले गए? देखो आप मुद्दे से भटक गए। मैडम ये फिर धार्मिक ध्रुवीकरण करने लग गए, विषय पे ही बात नहीं कर रहे आप। ये उस बात को आप हिंदू मुस्लिम करने लग गए। ले जाना चाहता हूं। मैंने कितनी अच्छी बात करी, नई शिक्षा नीति के अंदर, मेरी नई शिक्षा नीति के हिंदू मुस्लिम करने लग गए। यही तो मानसिकता है आप लोगों की, इसलिए उसका विषय पे बात ही करना नहीं चाहते। अब इनको चुप कराएं तो मैं एक और बात, इनको कड़वी बात बोलना चाहता हूँ। मैं इनको कड़वी बात बोलना चाहता हूँ। एक और दूसरी कड़वी बात यह है नीलाभ जी, कि सरकारी नौकरियां जो हैं वो पूरे देश को रोजगार नहीं दे सकती। इस बात को आप लोग जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। बिल्कुल। पूरे देश की नौकरियों का या जीडीपी का बहुत मामूली सा हिस्सा है सरकारी नौकरों की तनख्वाह और उनकी इकोनॉमी। हमारा देश चलता है उन लोगों से जो कि मजदूर हैं, जो टेक्निकल काम करते हैं, लकड़ी का काम, बिजली का काम, क्या बोलते हैं, प्लम्बरिंग का काम, बहुत सारे काम हमारे सरकारें प्रयास कर रही हैं लोगों को वहां पर अपना रोजगार स्थापित करने में जी। जो हमारा कैश का व्यापार है, इन व्यापार में लोग टेक्निकल सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारी आप 10 आदमियों के हिसाब से नीतियां नहीं बना सकते, आपको 100 आदमियों के हिसाब से नीतियां बनानी होंगी, तब जाके हर आदमी नर्सिंग का एग्जाम पास करके नर्स की लाइन में नहीं खड़ा होगा, या हर आदमी पुलिस की भर्ती में नहीं जा पाएगा, ना हर आदमी सरकारी नौकरियों पे जा पाएगा। हम क्या करते हैं, बेरोजगारी को सरकारी नौकरी से जोड़ देते हैं, जबकि बेरोजगारी, सरकारी नौकरी और उससे जुड़े हुए घोटाले, राजस्थान की सरकार में तो इतनी मोटी मोटी किताबें लिखाए हैं कि जिनकी जांच हमारी सरकार को करनी पड़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री को मन से कहना पड़ा कि इन्होंने एक भी एग्जाम नहीं होने दिया। देखिए अव्यवस्थाएं हैं। अब इनको सकारात्मक विपक्ष की अगर भूमिका निभानी है तो इनको गलतियां अपनी भी माननी पड़ेंगी, और उसके बाद में इनको हमारे साथ बढ़कर उन नीतियों को गढ़वाना पड़ेगा।
ये नई शिक्षा नीति जो आज लागू हो रही है और वर्ष पर लागू होने की तैयारी की जा रही है धर्मिष्ठा जी, उसका इन्होंने विरोध किया था। क्यों? क्योंकि उससे उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को डर था। बिल्कुल जी। ब्रजराज जी, जी नीलाभ जी, देखिए मैंने कितनी अच्छी सकारात्मक बात करी कि प्राइवेट स्कूलों में कि सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारी जाए, लेकिन मेरे भाजपा के मित्र ने क्या करा, वही हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई, फिर वो बेतुकी की बातें करना। बताइए ये विषय से भटकाते हैं लोग। दिया सर, समझाने का प्रयास किया। विषय चुप रहिए, हो गया आपका सब पूरा। ये विषय से भटकाते हैं, बात मत करिए इस तरह से। ये क्या होता है चुप रहिए? ये क्या होता है चुप रहिए? चुप रहिए, शांति रखिए आप। ये क्या होता है चुप रहिए? अन्ना से मत सीखिए आप। नहीं, ये क्या होता है चुप रहिए? आप बताइए पहले, ये क्या होता है? आपका हो गया, ये तमीज है आपकी बात करने की। आप चुप रहिए, बहुत हो गया आपका। सीखिए मत नीलाभ जी, ब्रजराज जी, सीखिए मत अनावश्यक रूप से। अपने संस्कारों का परिचय मत दीजिए। नहीं आपसे, अपनी बात आपसे दबेंगे नहीं नीलाभ जी। आप संस्कारों का परिचय मत दीजिए। आपकी पार्टी हमारे विचार जनता को समझ रही है और हमने बहुत बड़े स्तर पे आपको समझाने का प्रयास किया कि भाई साहब सलमान खुर्शीद ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, हमारी नई शिक्षा नीति किस ओर वो करती है। हिंदू मुस्लिम की समस्या है नीलाभ जी, और उसको आपको मानना पड़ेगा। आपको हिंदू मुस्लिम को मानना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम है इस देश में। आपकी तुष्टीकरण की राजनीति ने हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम को बड़ा कर दिया है। समझिए आप उसको। सोचो कुछ, हिंदू मुस्लिम के अलावा सोचो कुछ, देश के विकास। हम सब तरफ सोचते हैं। हम सरकारी बनवा रहे हैं, एमसी बनवा रहे हैं, IIT बनवा रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन बनवा रहे हैं, हम हवाई अड्डे ही बनवा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो समस्या है वो है, उस समस्या पर हमारे विचार बहुत क्लियर है। जो सरकारी संस्था कांग्रेस ने बनी थी, आपने उद्योगपतियों को बेच दी, मित्रों को। हाँ, हमने सब कुछ बेच दिया, सबकी रजिस्ट्री कर दी। मत चिंता करिए, एक आध रजिस्ट्री के पेपर तो लाइए, एक आध रजिस्ट्री के पेपर तो लाइए जो हमने बेच दिए। कांग्रेस ने बनाई थी। अरे कमलापति को जाके देखिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, नीलाभ जी, हमारे एयरपोर्ट पे जाके देखिए, बेंगलोर का एयरपोर्ट आज की डेट में नंबर 1 है वर्ल्ड में। ब्रजराज जी, पुनः जो सरकारी संस्थाएं दे दीजिए उनकी। नीलाभ जी, ब्रजराज जी, पुनः आऊंगी आपके पास। आलोक सिंह जी, जैसा कि सीएम यादव ने कहा कि रोजगार परक शिक्षा पर ध्यान देने के लिए जोर देने की बात भी कही है, तो क्या लगता है इस बार जो नई शिक्षा नीति आने वाली है, जो सीएम मोहन का जो एक्शन मोड नजर आ रहा है, क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? और साथ ही वो जो बताना चाहते हैं जनता को कि इस बार जो सरकार बनी है या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मजदूरों, विद्यार्थियों और युवाओं की सरकार है, वो लगातार जो बताना चाह रही है ये बात उसमें नजर आती है? बिल्कुल बिल्कुल आती है। दरअसल में वो जब से आए हैं तब से मजदूरों के जो भत्ते थे रुके हुए, हुकुमचंद मिल का था या ग्वालियर का था, उन्होंने निपटाया। तो वो तो एक तो पहली चीज वो ये बताने में सफल हुए हैं कि वो ये सरकार मजदूरों के हित की सरकार है। दूसरी चीज है एजुकेशन की बात की, वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना चाह रहे हैं, वो उसके लिए बात कह रहे हैं। स्कूल एजुकेशन में वो डालना चाह रहे हैं। स्कूल एजुकेशन चूंकि सरकार के अधीन होता है, इसलिए वो इसमें बड़ा सुधार करना चाह रहे हैं। इसका असर दूसरे स्कूलों पे भी पड़ेगा, प्राइवेट स्कूलों पे भी पड़ेगा। और ये जो मास एजुकेशन जो किया जाएगा, इससे पूरे प्रदेश की, भाई सबसे बड़ा टारगेट है मनी मेकिंग कैसे होगी। यदि जनता पैसे बनाने के उत्पादन के प्रक्रिया में शामिल हो जाएगी तो क्या रोजगार, क्या बेरोजगारी, इसकी कोई बात ही नहीं है। आप ये देखें, सरकारी नौकरी तो दी नहीं जा सकती। आप ये बताएं, इतने साल आरक्षण की बात की गई, क्या आरक्षण सभी आरक्षित वर्ग को दे दिया गया? क्या दिया जा सकता है? क्या सबको सरकार? आज भी 10 लाख नौकरी है मात्र, 8 करोड़ लोग हैं हमारे मध्य प्रदेश में, संभव ही नहीं है इस चीज। तो इसलिए सरकारी नौकरियों की तो बात हम बंद कर दें। और बार बार बीच बीच में राहुल गांधी भी यही बात कहते हैं कि देखिए हम सरकारी नौकरी देख। अरे भाई, सरकारी नौकरी से इस देश का समाधान नहीं होने वाला। तो ये समझना पड़ेगा। और खास तौर से नीलाभ जी जैसे नई पीढ़ी के युवा जो है, जो राजनीति में आए, उनको विशेष रूप से ये पुरानी खटराक बंद करना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा, इनको कहना पड़ेगा सच्चाई क्या है, तब जाके ये देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि कहना पड़ेगी, सच्चाई के लिए आवाज उठाना पड़ेगी, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। हालांकि शिक्षा नीति की लगातार सीएम मोहन बात कर रहे हैं और एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। लगता है कि इस बार शिक्षा व्यवस्था में कुछ नया होने वाला है और छात्रों को इसका लाभ भी मिलने वाला है। ब्रजराज जी, नीलाभ जी, आलोक सिंह जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। सीएम ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली और आदेश दिए हैं कि रोजगार परक शिक्षा पर ध्यान दें। स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जल्द से जल्द लागू करे, एक्शन में नजर आ रहे हैं यहाँ पर सीएम मोहन यादव। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।